हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है एग्रीकल्चर क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी बुक। कृषि कक्षा 8 ज्योग्राफी का चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में मोस्टली 60% पॉपुलेशन है वो इंडिया की बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड। तो इसलिए इस चैप्टर को, क्योंकि हम सभी लोग हमारे या परिवार के लोग आसपास इन्हीं एग्रीकल्चर की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली इसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे देश की इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जो कि देश में मैक्सिमम आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके दे रहा है। तो इस एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि की एक्टिविटी किस प्रकार लोग, कौन कौन से लोग इसमें एंगेज होते हैं, किस किस प्रकार की टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होती हैं और इसका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। दिस इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ योर चैप्टर एग्रीकल्चर। नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास के जीवन को हम देखते हैं, जितने भी लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में एंगेज हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हों या आपके आसपास के लोग या अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी को कर रहे हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज है। मैं भी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हूँ। आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या घर पे रह के काम कर रहे हो, वो भी किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, कैब चला रहे हैं या कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं या होकर का काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, हर एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसको क्लासीफाई किया गया है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो हमारी पूरी इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रियाकलाप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग तीन क्लासिफिकेशन है, तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकंड पार्ट को सेकेंडरी और तीसरे को टेरिटरी एक्टिविटीज़। जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसको हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं और टेरिटरी एक्टिविटी है उसको सर्विस एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं, देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आप 10th क्लास में जाओगे तो सेकंड चैप्टर आपको यही मिलेगा, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यही 8th क्लास में इसको थोड़ा हम बेहतर समझ बना के चलते हैं ताकि 10th में आपके लिए इजी रहे। तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो डिवाइड करने का जो बेस है वो बेस है कि इसमें लोग हैं वो किस किस प्रकार के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। कोई पर्टिकुलर सामान बना रहे हैं तो उस सामान को बनाने में किस प्रकार के रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं और लोगों को किस प्रकार से उन एक्टिविटी में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके बेस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड किया है। तो दोबारा से हम इसको रिवाइज करें तो देर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी या टर्सरी सेक्टर। इसी का हम दूसरा नाम देना चाहें तो प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं और टर्सरी एक्टिविटीज़ को हम सर्विस सेक्टर के रूप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इनके जो दूसरे नाम है, इनसे इन एक्टिविटी की एक बेहतर समझ आप आराम से बना पाओगे। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी है उसको हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलते हैं। तो बेसिक से यदि डेफिनेशन समझने की कोशिश करें प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं या किसी भी प्रकार कोई लेबर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वो कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, उनमें जो मेन की पॉइंट है वो की पॉइंट है नेचर। कि यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी में काम करने वाले सारे लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक सेक्टर में आप जुड़े हुए तो कोई ना कोई प्रोडक्शन तो आप कर रहे हो या कोई ना कोई सर्विस आप रेंडर कर रहे हो। जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको एक सर्विस रेंडर कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा एक सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सेवा मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसीलिए हर एक्टिविटी में लोग कुछ ना कुछ काम करें। तो प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चर एक्टिविटी को सिंपल सा क्लासीफाई करना, उसकी डेफिनेशन देखनी हो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए या प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हुए सारे लोग अपने काम काज को करने के लिए किसी न किसी नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है, तो उसमें हम देखें तो एग्रीकल्चर किसके ऊपर की जा रही है, जमीन के ऊपर की जा रही है। तो लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ये देखिए सेकंड एग्जांपल हम देखें, ये बी कीपिंग का काम हो रहा है। आप शहद जो घरों में यूज करते हो तो बी कीपिंग का यदि काम कर रहे हो तो बी है वो भी बाय नेचर, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मधुमक्खी उसके ऊपर फूल के ऊपर जाती है, फ्लावर से नेक्टर से वो शहद को कलेक्ट करती है
और बाद में हम उसको कलेक्ट करके मार्केट में बेच देते हैं। तो ये बी कीपिंग का जो सारा काम हुआ ये भी प्राइमरी सेक्टर का ही हुआ, क्योंकि इसमें हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा का सारा रोल किसका है, नेचर का है। ये देखिए एप्पल आप कर रहे हो तो एप्पल का एक पेड़ है, वो किसने दिया हमें, नेचर ने दिया। उसके ऊपर फ्रूट लगे, फ्रूट को हमने प्लक इन किया और फ्रूट्स को हमने मार्केट में बेच दिया। तो ये सारी एक्टिविटी भी क्या होगी, हमारी प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई। अब हम बात करें सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसा कि पिक्चर से आप समझ में पा रहे हो ये एक फैक्ट्री का सीन है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है कि आप किसी रिसोर्स को यूज करते हुए उस रिसोर्स से कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करते हो। तो यहाँ पे रोल किसका है, ह्यूमन बीइंग का है कि आप फैक्ट्रीज के अंदर अपनी खुद की मेहनत से, खुद की परिश्रम से, चाहे वो मशीनों की हेल्प से या किसी भी प्रकार से आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है कि इसमें नेचुरल रिसोर्स के रूप में आप ज़्यादातर चीज़ों को जो हमें नेचर से मिलती है उन्हीं का यूज़ करते हो, लेकिन नेचर से जो बाई प्रोडक्ट मिलता है उससे हम एक नया सामान बनाते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इसमें। डे टू डे लाइफ में आप सब लोग बिस्किट खाते होंगे, ठीक है। बिस्किट तो छोटे बच्चों को बहुत पसंद है। तो बिस्किट बनता कैसे है, देखिए बिस्किट में सिंपल सा यदि कंपोनेंट हम देखें तो एक तो उसमें व्हीट फ्लोर होगा, यानी कि गेहूं का आटा होगा, प्लस उसमें शुगर डाला जाएगा यानी कि चीनी उसमें मिलाई जाएगी, और इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर आप बिस्किट तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पे यदि आप व्हीट देखोगे तो व्हीट क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। शुगर कहाँ से मिल रहा है आपको, प्राइमरी सेक्टर में जो शुगर कैन है उससे आप शुगर ले रहे हो, शुगर तैयार कर रहे हो, ठीक है। और इन दोनों को मिला के आपने बना दिया बिस्किट। तो बिस्किट क्या हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपने उसको निर्माण किया है। ये आपको बाय बिस्किट ऐसा नहीं कि किसी पेड़ से लगा हुआ मिला और आपने तोड़ के उसको खा लिया हो, या बिस्कुट का कोई पौधा आपने लगा दिया हो अपने घर में, जब इच्छा हो तब ओरियो खा लिया, पार्लेजी खा लिया, या दूसरा कोई बिस्किट जैसी आप ब्रांड की आपको इच्छा हुई आपने पेड़ से तोड़ा और आपने खा लिया। तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम जो भी चीज़ देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे शुगर की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में हमने हमारी ज़मीन के अंदर एक पौधा लगाया शुगर कैन का, गन्ने का पौधा लगाया, फसल तैयार हो गई। फसल तैयार होने के बाद हम कहाँ लेके गए उसको, मिल के अंदर लेके आए, यानी फैक्ट्री में लेके आए, और फैक्ट्री में वहाँ पे प्रोसेसिंग करके हमने उससे क्या तैयार कर लिया, शुगर तैयार कर लिया, चीनी तैयार कर लिया हमारी। तो घरों में जिस शुगर को यूज़ करते हो वो तो किसी पेड़ पे नहीं लगती है ना, पेड़ तो किसका लगता है, शुगर कैन का लगता है, उसके रस से आपने चीनी को तैयार किया है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें जो शर्ट्स हम पहनते हैं, कॉटन का यदि क्लॉथ आप यूज़ करते हो, कॉटन की शर्ट वगैरह पहनते हो, तो सबसे पहले क्या, कॉटन का जो पौधा है वो आपने प्राइमरी सेक्टर में कहाँ लगाया, ज़मीन के अंदर लगाया, कॉटन का पौधा तैयार हो गया। उसके बाद उससे उसके जो बाउल्स होते हैं वो आपने तोड़ लिए। उसके बाद उससे आपने क्या बनाया, मशीनों से फैक्ट्री के अंदर आके उससे क्या तैयार कर लिया आपने, थ्रेड तैयार कर लिया, धागा तैयार कर लिया फैक्ट्री के अंदर। फिर इस धागे की आपने बुनाई की, और बुनाई करके आपने क्या तैयार किया, उससे टेक्सटाइल तैयार कर लिया, कपड़ा तैयार कर लिया। और इसी कपड़े को बाद में बना के आपने क्या किया, अपनी शर्ट बना ली। अब इस टेक्सटाइल से जो शर्ट की जो बनाई हुई है ये किसने बनाई है, तो ये तो टेलर ने बनाई होगी। तो यहाँ पे टेलर ने कोई नया प्रोडक्शन तो नहीं किया ना, क्योंकि तो यहाँ पे यदि हम देखें तो कॉटन क्या आपका प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल आपने थ्रेड बना लिया वो सेकेंडरी सेक्टर में हो गया, थ्रेड से आपने टेक्सटाइल यानी कपड़ा बना लिया वो भी सेकेंडरी सेक्टर में है। लेकिन इस कपड़े को काट छांट कर उसने शर्ट का रूप दे दिया, ये प्रोडक्ट किस में आएगा, ये प्रोडक्ट सेकेंडरी में नहीं होगा, ये किस में चला जाएगा, टर्सरी सेक्टर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्विस दे रहे हैं। टेलर कोई काम कर रहा है तो टेलर कोई नया प्रोडक्शन तो नहीं बना रहा ना, उसने मान लीजिए आप सिंपल सा दिया, हम अब देखो टर्सरी सेक्टर की तरफ आते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है हमारे टर्सरी सेक्टर के, यानी जो थर्ड सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे। सिंपल सा हमने बात की कि भाई कॉटन का पौधा था वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में हो गया, कॉटन के पौधे से हमने थ्रेड बना लिया वो सेकेंडरी सेक्टर में हो गया, और उसी थ्रेड से फिर हमने मशीनों से क्या बना लिया, टेक्सटाइल यानी कपड़ा तैयार कर लिया। अब इस टेक्सटाइल से, इस कपड़े से मान लीजिए मेरे को एक शर्ट बनानी है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, टेलर के पास। तो टेलर इस शर्ट से क्या करेगा, इस कपड़े से क्या करेगा, मेरे को एक शर्ट तैयार करके दे देगा। लेकिन यदि हम पूरा दिमाग लगा के यदि आप सोचो तो टेलर ने क्या कोई नई चीज़ बनाई क्या, टेलर ने टेक्सटाइल का जो कपड़ा हमने उसको 2 मीटर का मान लीजिए कपड़ा दिया, उसी 2 मीटर कपड़े में उसने काट छाट के अपनी स्किल को यूज़ करते हुए उस कपड़े को उसने शर्ट का रूप दे दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि टेलर ने भाई कुछ हमने उसको 1 मीटर का कपड़ा दिया, टेलर ने उसमें अपना दिमाग लगाकर उसे 2 मीटर बना दिया हो। तो यहाँ पे टेलर ने टेक्सटाइल से जो शर्ट बनाई इसमें उसने किसका यूज़ किया, अपनी स्किल का यूज़ किया, अपनी सर्विस का यूज़ किया है। तो इसलिए जो इस शर्ट का जो प्रोडक्शन होगा ये किस में आ जाएगा,
ये इस टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा, तीसरे वाले में आ जाएगा। तो टर्सरी सेक्टर के जितने भी आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पे आपको केवल, इसीलिए हमने इसका नाम भी दिया था, इसको टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सर्विस रेंडर की जा रही है, कुछ नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसी के पहले वाले एग्जांपल की हम बात करें कि भाई व्हीट और शुगर का यूज करते हुए फैक्ट्री के अंदर हमने क्या बना लिया, बिस्किट बना लिया। और मान लीजिए हमने ऐसे 100 पैकेट बिस्किट तैयार कर लिए। अब इन 100 पैकेट बिस्किट को मार्केट तक लेके जाना है, क्योंकि कंज्यूमर तो मार्केट में इस चीज़ों को परचेज करेगा। तो फैक्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इस गाड़ी का यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी में हमने सामान को रख दिया तो ये 100 पैकेट है, ये गाड़ी में डालते ही 200 बन जाएंगे, यानी कुछ नया प्रोडक्शन हो जाएगा। ये तो 100 के 100 ही रहेंगे। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमने यूज़ किया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो चाहे आप ये देख लो, या शिप के द्वारा आप सामान भेज रहे हो, ये सारे क्या है, या फिर मैं जैसे आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैंने 8th क्लास की बुक में चैप्टर 4 था तो उसके 2 चैप्टर बना दिए पढ़ाते पढ़ाते। मैंने आपको क्या किया, सर्विस रेंडर की है, मेरी सेवा दी है। तो इसीलिए टर्सरी सेक्टर को आप सर्विस सेक्टर भी बोलते हो। तो टर्सरी सेक्टर की यदि डेफिनेशन हम देखें तो टर्सरी सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प के लिए सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब कैसे हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की टर्सरी सेक्टर, जैसे सिंपल सा मान लीजिए एक फार्मर है, उस फार्मर के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसे किस प्रकार की फसलें उगानी है, कौन से मौसम में उसे फसलें उगानी चाहिए। तो एक साइंटिस्ट उसे क्या करेगा, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा और उस सर्विस के द्वारा वो चयन करेगा कि उसे कौन सी फसल उगानी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए हमने बात की कि आपको अपने घर से स्कूल आना है, तो कैब ड्राइवर क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा और आप अपने घर से स्कूल पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो फैक्ट्री को लोग डायरेक्ट फैक्ट्री में तो खरीदने नहीं आएंगे सामान। तो फैक्ट्री से कुछ सामान आपको देश के अलग अलग बाजारों तक पहुंचाना होगा, कुछ सामान हो सकता है कि आप विदेशों में भी पहुंचा रहे हो। तो इसके लिए आपको किसकी हेल्प चाहिएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प चाहिएगी। तो यहाँ भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, वो सर्विस देगा। आप मान लीजिए खेती कर रहे हो, खेती में आपको अभी फसल के अंदर फर्टिलाइजर डालने हैं, ठीक है, खाद डालनी है। फर्टिलाइजर के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे, बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए। तो बैंक क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। तो इस प्रकार से यदि टर्सरी सेक्टर की सिंपल सी डेफिनेशन देखनी हो तो टर्सरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करते हैं, लेकिन वो कोई नया प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो केवल अपनी सर्विस रेंडर करते हैं। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। एरोप्लेन में बैठ के आप दिल्ली से श्रीनगर चले गए तो कोई प्रोडक्शन थोड़ी हो गया, उसने सर्विस प्रोवाइड किया आपको। ठीक है, मैंने आपको इतना पढ़ाया लिखाया तो इसमें कुछ क्या हुआ, मैंने आपको सर्विस रेंडर की है, कोई प्रोडक्शन तो नहीं किया ना मैंने। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी सेक्टर में आप जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रोडक्शन करते हो, सेकेंडरी सेक्टर में आप मशीनों का और अपनी खुद की स्किल को यूज करते हुए कुछ नया सामान तैयार करते हो, इसलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो होपफुली आपको तीनों सेक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या और टर्सरी क्या है। तो हमारा चैप्टर जो एग्रीकल्चर है वो किस में शामिल है, वो प्राइमरी सेक्टर में शामिल है। ठीक है, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है, इनसे और आप समझ पाओगे। प्राइमरी सेक्टर में जैसे आप डेयरी फार्मिंग करते हो, अब भाई जो डेयरी फार्मिंग आप एनिमल्स का यूज करते हो, तो एनिमल्स तो हमें बाई गॉड बाई नेचर मिले हुए हैं। फिशिंग आप करते हो, तो फिशिंग ऐसा तो नहीं है घर मशीनों से आपने कोई मछली बना ली हो, वो तो समुद्र में हमें बाई नेचर मिला हुआ है। कोल माइनिंग करते हो, तो माइनिंग में जो भी चीज़ है, कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन हो गया, आप हमें इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ की गहराई में हम जाते हैं तो वहाँ से जितने भी मिनरल्स मिलते हैं वो सारे हमें किसने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। ऑयल वेल्स, आप पेट्रोलियम क्रूड ऑयल निकालते हो, नेचुरल गैस निकालते हो, तो ये सारे आपके किसके, प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनमें डायरेक्ट जो एक्टिविटी है उन सब में जो रिसोर्स हमें मिल रहे हैं वो कौन दे रहा है, नेचर दे रही है। सेकेंडरी सेक्टर में जैसे हम फैक्ट्रीज के अंदर कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, उनको यूटिलाइज करते हुए हमने हमारा घर बना लिया, या फिर आपने जैसे मान लीजिए ब्रेड बना ली, हमने बिस्किट एग्जांपल डिस्कस किया। प्राइमरी सेक्टर में आपको फॉरेस्ट के अंदर वुड मिली, पेड़ को आपने काटा, वो लकड़ी मिली, तो वो आपका प्राइमरी का एग्जांपल था। उसी लकड़ी को आपने अपनी स्किल को यूज करते हुए उसको फर्नीचर बना लिया, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। टर्सरी सेक्टर में वो जो सर्विस देते हैं, जैसे पहला बैंकिंग हो गया, बस ड्राइवर हो गया, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, या टूरिज्म में जैसे सारी चीज़ें हो गई, तो इन सब में आप कोई नया प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, ये केवल सर्विसेज मिल रही हैं। तो होपफुली इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं।
अब हम बात करते हैं इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो एग्रीकल्चर के चैप्टर से जुड़ी हुई हैं। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर सिंपल सा जो आप नॉर्मली पीसी कल्चर उसको बोलते हैं ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो आप अपना खुद यदि कोई टैंक या पॉन्ड वगैरह बनाकर वहाँ पर मछली का यदि उत्पादन करते हो, मछली पालन करते हो, तो उसको हम पीसी कल्चर बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ओपन ओशियंस है उसके अंदर जाके आप मछली पकड़ रहे हो तो उसको पीसी कल्चर बोलेंगे। पीसी कल्चर में जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो कि ये टैंक उन्होंने किसी ने खुद बनाया है अपना, कि आप घर के अंदर मान लीजिए आपके पास खेत है, खेत के अंदर आप एक गड्ढा खोदिए, उसके अंदर आप पानी भर दीजिए तो आपका पॉन्ड तैयार हो गया, उसमें आप मछली का पालन कर रहे हो तो आपका पीसी कल्चर होगा वो। ठीक है, अगला विटीकल्चर। विटीकल्चर का सिंपल सा है कि कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूरों की जो खेती की जाती है उसको हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में यह कि कमर्शियल रूप से ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो सिल्क के जो कीड़े होते हैं जो आप देख पा रहे हो, इनकी जो रियरिंग की जाती है, इनका जो पालन किया जाता है, इनको हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर्स, तो फार्मर्स अपने खेत में इनको करते हुए अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मली किसी पौधे के ऊपर भी आप पाल सकते हो, तो नीचे ज़मीन के ऊपर आप खेती कर सकते हो और ऊपर जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के ऊपर आप इस प्रकार से सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग के द्वारा अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो। तो ये आपका है सेरीकल्चर। जो लास्ट वाला हमारा वो है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है चैप्टर में भी दिया गया है, तो एग्रीकल्चर की हम डेफिनेशन थोड़ी देखते हैं कि एग्रीकल्चर किस चिड़िया का नाम है। तो एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। अब एग्रीकल्चर में केवल इतना नहीं है कि केवल आप फसल उगा रहे हो उसी को एग्रीकल्चर आप बोल सकते हैं, या आप कोई प्लांटेशन कर रहे हो उसी को एग्रीकल्चर बोल देंगे। एग्रीकल्चर में दो एक्टिविटी शामिल होती हैं, पहला आप कोई ना कोई कल्टिवेटिंग प्लांट्स कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी जो एक्टिविटीज में शामिल होती है उसमें आप कुछ ना कुछ लाइव स्टॉक रियरिंग कर रहे हो। लाइव स्टॉक जैसे आप फार्मर्स में देखते होगे, यदि किसी फार्मर को देखो वो अपने घर में बहुत सारी मतलब काउज रखते हैं, बफेलो रखते हैं, या फिर कुछ फार्मर्स हैं वो आपके पोल्ट्री फार्म रख लेते हैं जहाँ पर मुर्गियों से अंडे वगैरह के लिए, या कुछ फार्मर्स हैं वो अपने आसपास से इसी प्रकार से कैटल रियरिंग कर लेते हैं। तो इन सबको मिला जुला के आप एग्रीकल्चर के नाम से जानते हो। एग्रीकल्चर केवल कल्टिवेटिंग प्लांट्स नहीं है बल्कि इसके साथ रेजिंग लाइव स्टॉक भी जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, तो लैटिन में एगर का मतलब होता है फील्ड यानी जो खेत जिसके ऊपर आप खेती करते हो, कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन और ग्रोइंग यानी खेत के अंदर इस प्रकार से कल्टीवेशन करना, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। दस इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, तो फसलों को उगाना, रेजिंग लाइव स्टॉक तैयार करना, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्रिंग, तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर में इंक्लूड होती हैं। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देनी हो तो डायरेक्टली केवल इतना ही नहीं लिखना ही कल्टिवेटिंग प्लांट है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में ये सारी की सारी एक्टिविटी आपकी इंक्लूड है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, रेजिंग लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दी एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट जैसे हमने देखा है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स की क्रॉप्स को उगाना, देखिए खेत कितना अच्छा लग रहा है हरा भरा। दिल्ली में रहने वाले बच्चों को ये सीन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा जहाँ चारों तरफ पॉल्यूशन है। तो कभी जाओ ग्रामीण इलाकों में और समझो इन चीज़ों को किस प्रकार से खेती की जाती है। तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स की फसलों को उगाना। सेकंड एनिमल हस्बेंड्रिंग। अब एनिमल हस्बेंड्रिंग में आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। एनिमल फार्मिंग में आप कैटल रियरिंग कर सकते हो, आप वहाँ पे बकरियाँ पाल सकते हो, वहाँ पे सिप रियरिंग कर सकते हो, भेड़ आप पाल सकते हो, फिश फार्मिंग कर सकते हो। जैसा हमने पहले बात की कि आप अपने खेत में एक छोटा सा पॉन्ड डेवलप कर वहाँ पर फिश फार्मिंग कर सकते हो। पोल्ट्री भी आप कर सकते हो, मुर्गी पाल सकते हो, उनसे आप अंडे बना सकते हो। और वो कहानी सुनी होगी ना, एक अंडा बनेगा, 1 से 2 अंडे होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे और एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पोल्ट्री फार्म भी कर सकते हो। और यहाँ गाय से आपको पता ही क्या क्या मिलता है आपको, गाय से आपको मिल्क मिलता है बहुत, जिसको आप आराम से मार्केट में बेचकर फार्मर्स हैं वो अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये आपके चिकन है ही चिकन। अब ये कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कि एग्रीकल्चर ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कहीं भी शुरू किया और हमारी जहाँ इच्छा हुई वहाँ हमने खेती करनी शुरू कर दी है। भाई एग्रीकल्चर जिस जमीन के ऊपर की जाती है उस जमीन को हम क्या अरेबल लैंड के नाम से जानते हैं। अरेबल लैंड का सिंपल सा डेफिनेशन देखना हो तो जमीन का वो पार्ट जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होता है उसे अरेबल लैंड बोलते हैं। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, और 2nd चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लैंड वाला जो चैप्टर था उसमें भी आपने इसको पढ़ा है अरेबल लैंड। तो अरेबल लैंड का मतलब ही, अरेबल लैंड की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि एग्रीकल्चर का वो पार्ट जो कि
जहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, यानी कि जमीन का वो हिस्सा जो कि आराम से जहाँ पे खेती की जा सके, उसको हम अरेबल लैंड के नाम से जानते हैं। तो अब एग्रीकल्चर के कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो देखिए फेवरेबल टोपोग्राफी। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि आपकी सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए। ये तो नहीं कि कहीं भी जाके आप एग्रीकल्चर करना शुरू कर दोगे, जब जमीन में फर्टिलिटी नहीं होगी तो प्लांट्स वहाँ पे नहीं उग पाएंगे। आपको पता है ना, रेगिस्तान में आप चले जाओगे, डेजर्ट में आप चले जाओगे, तो वहाँ पर यदि ज़मीन फर्टाइल नहीं है तो आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे। या किसी पहाड़ के ऊपर आप चले जाओगे, माउंटेन हिली इलाकों में चले जाओगे, तो वहाँ पर ज़मीन के अंदर बहुत सारी कंकर हैं, पत्थर हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए वो ज़मीन है वो सूटेबल नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे बहुत सारे क्रिक्स हैं, मतलब दलदल है, तो उन दलदल में भी एग्रीकल्चर आप नहीं कर पाओगे। जैसे सुंदरबन डेल्टा वाला इलाका है, तो वहाँ पर बाय नेचुरल जो पेड़ पौधे उगते हैं वही आप उगा पाओगे नॉर्मली उस दलदल में, बाकी ज़्यादा कल्टीवेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इस, या फिर मान लीजिए किसी जगह पे ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे नमक है, तो उस प्रकार की ज़मीन में भी आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे। तो यानी कि आप फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, तो सॉइल क्या होती है वो भी पार्ट 2 चैप्टर 2 में आप पढ़ के आ रहे हो। दूसरा, क्लाइमेट भी उसके लिए सूटेबल होना चाहिए जो फसल आप उगा रहे हो। पता चला कि फसल आप ऐसे उगा रहे हो जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन आपके इलाके में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, कोल्ड है एकदम से, तो वहाँ पर आप उस प्रकार के प्लांट्स को नहीं उगा पाओगे। इसीलिए तो एप्पल वगैरह जो भी है वो, या आपके जो हम जितने भी नट्स देखते हैं, जैसे आपके बादाम आप खाते हो, ये सारे के सारे कहाँ हैं, आलमंड्स जो खा रहे हो सारे पौधे हमारे इंडिया में कहाँ मिलते हैं आपको, पहाड़ों में। एप्पल सारा कहाँ से आ रहा है आपका, हिमाचल से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से। अब इतना ऐसा हो तो मैं भी मेरे घर के बगल में एक एप्पल का पेड़ उगा लूँ, लेकिन हमारे यहाँ की जो क्लाइमेट है वो उस पौधे के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से ऑलिव ऑयल का यदि आप देखोगे, या ग्रेप्स की कल्टीवेशन आप देखोगे, तो इंडिया में से ज़्यादा ये सारी चीज़ें कहाँ उगती हैं आपकी, नॉर्मली जो मेडिटेरियन इलाका है वहाँ पे उगती हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा, 6 क्लास में हमारा 6 चैप्टर था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि विटामिन सी से रिलेटेड है, जैसे ऑलिव ऑयल है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये सब ग्रेप्स हैं, इन सभी कल्टीवेशन मेडिटेरियन इलाकों में होती है, क्योंकि मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है वो उनके लिए सूटेबल है। ठीक है। इसी प्रकार से इंडिया में यदि हम राइस कल्टीवेशन देखते हैं, तो राइस कल्टीवेशन, मोस्ट ऑफ द राइस कल्टीवेशन कहाँ होता है, हमारे कोस्टल पार्ट में होता है, क्योंकि तटीय इलाके हैं, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर राइस का कल्टीवेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से यदि वीट का आप देखोगे, तो वीट का मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ है, हमारे नॉर्थ इंडिया में है, क्योंकि वीट के पौधे को जिस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए वो नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल होता है, कि उसे पकते टाइम, राइपनिंग के टाइम उसे सनशाइन और कुछ कोल्ड चाहिए होता है। तो साउथ इंडिया में यदि आप जाओगे तो सर्दी मिलती नहीं है आपको, कोल्ड होता ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे समुद्र का इम्पैक्ट रहता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जैसे आपका नवंबर दिसंबर का महीना शुरू होता है, हमारे यहाँ ठंड शुरू हो जाते हैं, विंटर शुरू हो जाते हैं, तो वो वीट के प्रोडक्शन के लिए अच्छी होती है। इसी प्रकार से टी के पौधे को देखोगे, तो टी का पौधा आपको नॉर्मली कहाँ मिलता है, पहाड़ों के ऊपर उसको उगाया जाता है, क्योंकि टी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है कि उसकी रूट्स के अंदर पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए टी के जो पहाड़ों में होते हैं वहाँ पर टी को क्या करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन में उगाते हैं। तो जैसे टी का पौधा यहाँ लगा हुआ है, तो उसमें आप पानी डालोगे तो पानी अपने आप स्लोप के साथ नीचे की तरफ आ जाएगा, वो उसकी रूट्स में नहीं रुकेगा। तो इसलिए वहाँ पर पहाड़ों में टी प्लांटेशन अच्छा होता है, प्लेन्स में नहीं हो पाता है। तो इसलिए हर पौधे के लिए, हर फसल के लिए अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट की जरूरत होती है, अलग अलग प्रकार के सॉइल की जरूरत होती है। जैसे कॉटन का पौधा है वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा बेहतर तरीके से उगता है। तो इन सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें एग्रीकल्चर करनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या शामिल होता है, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो एक फार्मिंग आपकी प्रिमेटिव फार्मिंग होती है, दूसरा टाइप है इसका इंटेंसिव फार्मिंग, तीसरा इसका कमर्शियल फार्मिंग है। प्रिमेटिव का यदि सिंपल सी बात करें तो प्रिमेटिव फार्मिंग में नॉर्मली वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें हम जो पुराने तौर तरीके होते हैं, जैसे अभी भी लकड़ी के हल को यूज़ करना, नॉर्मली खुद की फैमिली के लिए खेती करना, पुराने जो कुदाल वगैरह होते हैं उनकी सहायता से हल वगैरह खेती करना, मतलब कोई नई मशीनरी का यूज़ नहीं करते हैं इसमें। इंटेंसिव फार्मिंग वो होती है कि जो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा होता है उसके ऊपर आप कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन गेन कर सको, उसको इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। तो इंटेंसिव फार्मिंग में मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए आप वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डालते हो, पेस्टिसाइड्स भी डालते हो, HIV सीड्स भी यूज़ करते हो, जिससे कि क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा तो आपके पास छोटा सा ही है,
लेकिन उसके ऊपर प्रोडक्शन आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपकी फैमिली है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और ज़मीन है वो कम होती जा रही है, तो आपको उसी ज़मीन के टुकड़े पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। तो आपका जो हमारा जो नदन प्लेन्स हैं वहाँ पर इस प्रकार की फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी। कमर्शियल फार्मिंग वो है जो कि मार्केट पर्पज़ के लिए की जाती है, इसमें प्लांटेशन भी शामिल होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने खेत में बनाना उगा रहे हो, ठीक है। अब बनाना ये तो है नहीं कि सारे घर वाले पूरे दिन केवल बनाना ही खाते रहोगे कि भाई जब भूख लगी तब जाएंगे और जाके वहाँ से केले के पेड़ से केला तोड़ेंगे और खा लेंगे। तो इस प्रकार की खेती आप किस लिए कर रहे हो? मार्केट पर्पज़ के लिए कर रहे हो ना। आपके खेत में मान लीजिए आप शुगर कैन उगा रहे हो तो पूरे दिन ये थोड़ी शुगर कैन ही खाते रहोगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार की जो खेती की जाती है वो कमर्शियल पर्पज यानी मार्केट को ध्यान में रखते हुए की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। फिर हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कि इंडिया में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो अलग अलग टाइम अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग उगाई जाती हैं। तो उसके लिए 3 सीजन या 3 पैटर्न हमारे यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद। रबी की जो फसलें हैं वो नॉर्मली हम विंटर में उगाते हैं, खरीफ की फसलें हैं वो जब हमारी गर्मियों का टाइम होता है, जब मानसून आता है तब हम उगाते हैं, और रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है उस समय जो कुछ फसलें उगाते हैं उनको हम जायद में रखते हैं। इंडिया की मेजर क्रॉप्स की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ की मेजर क्रॉप्स राइस है, व्हीट है, मिलेट्स यानी मोटे अनाज, मेज, मक्का हो गया, पल्सेज हो गई, दालें हो गई, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, जूट। तो ये सब हमारी मुख्य फसलें हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं। अब इसमें आप देखो कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, जूट को हमने किस में रखा है? हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर में, क्योंकि ये सब फसलें बागानी फसलें हैं, इनको हम हमारे फूड के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में जो फार्मर एक काम करता है उस काम को नॉर्मली पूरी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, किसी भी खेत में आपको कुछ इनपुट्स डालने होते हैं, दूसरा फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और तीसरा फिर उसका आउटपुट होता है। जैसे सिंपल सा मैं बात करूं, हम हमारी पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं ये मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझोगे, समझने के बाद अपना आप क्लास वर्क करोगे, होमवर्क करोगे, होमवर्क करने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करोगे, फिर आप प्रोजेक्ट करोगे, तो ये सारी क्या आपकी प्रोसेसिंग है। और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट एग्जाम में जब आप पास हो जाओगे तो वो आपका आउटपुट हो जाएगा, समझ उस एक्टिविटी को। तो इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में यदि हम देखें तो देखिए एग्रीकल्चर में हम मशीनरी ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, किसके लिए? खेत को जोतने के लिए। फिर उसमें जोतते हुए हम क्या डालते हैं? सीड्स डालते हैं, बीज उसके अंदर डालते हैं। जैसे मैं आपके अंदर बीज डाल रहा हूँ कि बेटा ये चीज़ पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसकी डेफिनेशन ये है, तो ये हमने बीज डाल दिए। फिर हम उसमें टाइम टू टाइम केमिकल्स का भी यूज़ करते हैं कि जब फसल को ज़रूरत होती है तो उसमें हम फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, जब फसल को ज़रूरत होगी, मान लो कीड़े लग जाएंगे तो हम उसमें पेस्टिसाइड्स भी डालेंगे। तो ये सारे इनपुट्स हैं, ठीक है, ओके। अब प्रोसेसिंग कैसे है? प्रोसेसिंग वो है कि भाई फार्मर ने ये इनपुट डाल दिया, लेकिन ये इनपुट डालने के बाद तो फसल तो तैयार नहीं हो जाएगी एकदम से, उसके अलावा भी 2-3-4 महीने फसल को तैयार होने में लगता है। तो उसमें फार्मर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो उसकी प्रोसेसिंग है। वो प्लो कर रहा है, शुरुआत में उसने ट्रैक्टर को किसने फार्मर ने यूज़ किया, उसने अपने खेत को जोतने में, उसके बाद उसने सोविंग की, खेत को जुताई की, फिर उसने जब पेस्टिसाइड्स तो आपके इनपुट हो गए, लेकिन पेस्टिसाइड्स तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट वो पेस्टिसाइड्स का मैंने नाम दिया और वो अपने आप खेत में चले गए। उसके लिए फार्मर्स ने एक्टिविटी की ना, फार्मर्स ने उस पेस्टिसाइड्स को एक घोल तैयार किया, घोल को फिर उसने मशीन में भरा, फिर उस मशीन को उसने पौधों के ऊपर स्प्रे किया, ठीक है। तो इस प्रकार से स्प्रेइंग के द्वारा उसने ये प्रोसेस किया। इसके अलावा और प्रोसेस में शामिल करो तो टाइम टू टाइम वाटरिंग भी करनी पड़ती है, इरिगेशन भी करना होता है, तो वो भी उसकी प्रोसेसिंग में आ जाता है। टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी खरपतवार या अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो उग जाते हैं, वीडिंग हो जाती है, तो उसको भी हटाना पड़ता है, तो वो भी उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। अब आउटपुट में सिंपल सा, जब फसल तैयार हो जाएगी तो किसान को क्रॉप्स मिल जाती हैं, तो उसका आउटपुट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सारा जो प्रोसेसिंग कौन कौन से इनपुट्स है। अब इनपुट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनपुट ह्यूमन इनपुट, दूसरा फिजिकल इनपुट। ह्यूमन इनपुट वो है जो कि ह्यूमन ने अपनी तरफ से किया है, और फिजिकल इनपुट वो है जिसमें ह्यूमन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बाई नेचर हमें मिलता है। जैसे पौधे को तैयार होने के लिए आप सबको पता है सनसाइन की जरूरत होती है, तो सनसाइन तो भाई सूरज देवता के ऊपर है, जब उसकी इच्छा होगी वो चमकेगा, जब उसकी इच्छा होगी वो नहीं चमकेगा, तो उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, तो इसलिए उसको हम फिजिकल इनपुट में रखते हैं। टेम्परेचर, किसी फसल को टेम्परेचर बोते समय कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, जब वो पौधा बड़ा होता है तो उसे अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, जब पौधा राइपन होता है तो उसे टेम्परेचर अलग चाहिए होता है, तो ये भी सारा बाई नेचर हमें मिलता है। सॉइल भी गॉड गिफ्टेड है। स्लोप,
अब टी का पौधा यहाँ उगाना है, कुछ उगाना है, तो उसके लिए हमारे घर में स्लोप है या स्लोप नेचर ने दिया हुआ है। रेनफॉल कि भाई टाइम टू टाइम पौधे को पानी की भी जरूरत होती है, तो रेनफॉल भी। तो ये सारे आपके फिजिकल इनपुट हैं। अब ह्यूमन इनपुट्स वो सारे हैं जो कि हम ह्यूमन बींग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं, फसल तैयार हो गई तो उसे हम स्टोर कर लेंगे, तो हमारा स्टोरेज हाउस हो गया। उसके अलावा हम खेत के अंदर कभी हम वीडिंग कर रहे हैं, कभी हम पानी डाल रहे हैं, कभी हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो वो हमारा लेबर हो गया। दूसरा, हम खेत में बहुत सारी मशीनों का यूज़ करते हैं। जनरेटर का यूज़ करते हो आप इरिगेशन के लिए, ट्रैक्टर का यूज़ करते हो फसल बोने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स भी हम डाल रहे हैं, तो केमिकल्स का घोल तैयार करके किसान डालता है। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ह्यूमन इनपुट्स हैं। तो आप समझ गए होंगे फिजिकल इनपुट्स क्या होते हैं और ह्यूमन इनपुट्स क्या होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1। इसमें कोई भी आपको कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम इसको दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।